बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। न्यूज़ कैफ़े में हम रोज़ाना एक मुख्तलिफ़ मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं और हमने बारहा ज़िक्र किया है, हमने यहाँ पे बैठ के बात की तालीम के शोबे के हवाले से, और हमने तालीमी निसाब के हवाले से और तालीमी निज़ाम के हवाले से बात की अपने प्रोग्राम्स में। और तालीमी निज़ाम के हवाले से हमने प्राइवेट स्कूल्स और सरकारी स्कूलों का जो पार्टिसिपेशन है, जो इनका कंट्रीब्यूशन है इस हमारे तालीम के शोबे में, इस हवाले से बात की। तो आज हम थोड़ी सी मुख्तलिफ बात करने वाले हैं तालीम से मुतल्लिक़। आज हम सराहने वाले हैं अपने इस सेक्टर के उन लोगों को, और ख़ास तौर पे उन स्कूल्स को जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया पूरी दुनिया में। जब इस एक कोविड की सिचुएशन में एक चैलेंज का सामना करना पड़ा सबको तालीम के शोबे में, तालीम के शोबे में ही नहीं हर शोबे में, तो उस वक्त भी हम लोग कहीं पीछे नहीं रहे। आज पाकिस्तान का शुमार उन चंद ममालिक में से उन चंद ममालिक में है जहाँ पे ऐसे स्कूल्स मौजूद हैं जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट शोकेस स्कूल्स का नाम दिया गया। और ये दो स्कूल पूरे पाकिस्तान में 3 स्कूल्स ऐसे हैं माइक्रोसॉफ्ट शोकेस स्कूल्स, और इनमें से 2 स्कूल्स हैं दी सिटी स्कूल से। तो सिटी स्कूल पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक स्कूल्स का नेटवर्क, जहाँ के टीचर्स के बारे में कहा जाता है कि यहाँ के बेहतरीन टीचर्स हैं, बेहतरीन एजुकेशन है और बेहतरीन गैर निसाबी सरगर्मियाँ भी हैं। तो आज हम जानते हैं ज़रा अपने मेहमानों से जिनका ताल्लुक़ सिटी स्कूल से, कि उन्होंने ये माइक्रोसॉफ्ट शोकेस स्कूल्स का टाइटल कैसे विन किया और एक्चुअली ये है क्या। तो सबसे पहले तारुफ करवाऊंगा, मेरे साथ मौजूद हैं प्रिंसिपल दरख्शां कैंपस दी सिटी स्कूल सादिया आमिर साहिब। आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू। माशाल्लाह। और हमारे साथ दूसरी मेहमान मौजूद है आज। अच्छा, वैसे एक स्कूल में एक ही प्रिंसिपल होता है, मगर हमारे प्रोग्राम में आज 2 प्रिंसिपल्स। तो जो दूसरे प्रिंसिपल हमारे साथ फातिमा हारिस साहिबा हैं, जो कि प्रिंसिपल हैं गुलशन ए बॉयज़ की दिस सिटी स्कूल की। आपको भी खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। थैंक यू फ़हीम, अल्लाह का शुक्र, खैरियत। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। ओके, तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं हम सादिया आमिर साहिबा से। सादिया जी, मुझे ये बताइए कि ये माइक्रोसॉफ्ट शोकेस स्कूल क्या है? ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया, क्योंकि जब ये पेंडेमिक स्टार्ट हुआ और हम लोग ऑनलाइन उसके ऊपर चले गए थे, टीचिंग के ऊपर, तो वो वक्त था जब हमने सोचा कि हमें इस टाइम को भी बेस्ट यूटिलाइज़ करना चाहिए अपने बच्चों की नशोनुमा के लिए और उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग की डेवलपमेंट के लिए। और हम अपने बच्चों को, क्योंकि ये हमारा विज़न है कि हम अपने बच्चों को 21st सेंचुरी स्किल्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमने सोचा इस टाइम को, जो कि पूरी दुनिया में एक बहुत ही आप कह सकते हैं एक स्याह दौर था, लेकिन इसको भी हम कैसे यूटिलाइज़ करें अपने बच्चों की बेहतरीन नशोनुमा के लिए। तो हमने माइक्रोसॉफ्ट का प्लेटफॉर्म यूज़ किया फॉर ऑनलाइन टीचिंग। तो माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारे उनके प्रोग्राम्स हैं, जिसमें एक प्रोग्राम था शोकेस स्कूल। और शोकेस स्कूल बनना जो था वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि पूरी दुनिया के स्कूल्स उसके लिए फाइट करते हैं, और इस टाइटल को विन करने के लिए वो डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ वो अपने स्कूल्स में करते हैं। वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि ज़ाहिर है हम लोग खुद इतने टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं थे एज़ कम्पेयर टू द स्कूल्स विच आर इन UK या USA। अगर आप उनसे कंपेयर करें तो वहाँ से हमने उस पॉइंट से अपना जर्नी स्टार्ट किया। और 2 स्कूल्स हमारे थे, जो आपने बताया, मेरा स्कूल था एंड मिस फातिमा का स्कूल, जो हम दोनों सिटी स्कूल से हैं। 2 कैंपसेस हमारे क्वालिफाई किए फॉर द इंक्यूबेटर राउंड 1 साल पहले। असल में हमारा जर्नी उस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, तो हमें लगा कि यार ये कुछ अचीवेबल चीज़ है और हम कर सकते हैं। सो वहाँ से हमारा एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट हुआ, और उसके लिए ज़ाहिर है सबसे पहले ट्रेनिंग हुई। हम सब ने, मतलब इंक्लूडिंग द स्कूल प्रिंसिपल, जितनी हमारी लीडरशिप टीम्स थी, टीचर्स, स्टूडेंट्स, उन सब की ट्रेनिंग हुई हमारी। तो जो एक वो ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी थी, उसका इम्पैक्ट हर स्टेक होल्डर पे आया, इंक्लूडिंग द पेरेंट, बिकॉज हर एक की ट्रेनिंग हुई थी कि किस तरीके से हमने वो स्ट्रैटेजी
चीज़ अपनानी है ऑनलाइन टीचिंग में, जिससे हम लोग क्वालिफाई कर सकें, एक माइक्रोसॉफ्ट स्कूल बन सकें हम लोग, शोकेस स्कूल। तो उसके लिए फिर हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ और हम लोगों ने जो अपनी क्लासरूम टीचिंग थी उसको इतना बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग बनाया थ्रू डिफरेंट ऑनलाइन टूल्स के बच्चे जो थे, मतलब आप अभी आपको फातिमा ही बताएंगी कि हमारी CI की इस दफ़ा पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा डिस्टिंक्शंस आई हैं एंड दैट वाज थ्रू ऑनलाइन टीचिंग ओनली। ज़बरदस्त, इस बारे में तो यकीनन हम बात करेंगे। फातिमा जी ये बताइए कि ये जो एक टाइटल अचीव किया है आपके स्कूल ने और मैम के स्कूल ने, तो क्या आपको शुरू में अंदाज़ा था कि हम मतलब इस टारगेट को अचीव कर लेंगे, या ये टारगेट बनाया था, या सिर्फ एक आपने ट्रैक पे या एक जर्नी स्टार्ट किया था और आपको ये? मैं थोड़ा सा पीछे लेके चलूँगी। इन 2010 में सबसे पहले सिटी स्कूल ने इंटेल स्टार्ट किया था। जब इंटेल एजुकेशन आया उस वक्त हम जर्नी कर चुके थे 21st सेंचुरी लर्निंग टूल्स के लिए, जो कि हमारा मोटो भी है आई एम टू लर्न, तो हम रुकते नहीं हैं। और जब हमने देखा कि ये माइक्रोसॉफ्ट की अपॉर्चुनिटी मिली हमें, तो हम उसके लिए ट्रांजिशन के लिए गैर महसूस तरीके से तैयार थे। जैसे ही लॉकडाउन हुआ 26 फरवरी को, हम वो वाहिद स्कूल है जो ऑनलाइन चले गए 3 मार्च से। एंड द जर्नी कंटिन्यूड। इतना लंबा पीरियड ऑफ 18 मंथ्स अगर हम इवेल्युएट करेंगे तो हमारा पेरेंट, हमारा जो स्टूडेंट है और हमारी जो हायर मैनेजमेंट है, अलॉन्ग विद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ आवर स्कूल द टीचिंग फैकल्टी, उन लोगों ने एक मिनट को भी स्टेप बैक नहीं किया। मैं ये मौका हाथ से जाने नहीं दूंगी उन सबका शुक्रिया अदा करने कि ये एक ड्रीम था, एक विजन था कि टेक्नोलॉजी विल बी यूज्ड इन द क्लासरूम्स। तो कुदरती तौर पे आई मस्ट से कि पैंडेमिक ने ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दी, जो एक एक्सेस था हम सबके पास। टेक्नोलॉजी वाज देयर इन आवर लाइव्स, लेकिन इतना उसका मैसिव यूज नहीं हो रहा था जिस तरीके से हमने पैंडेमिक में यूज किया उसको। बिल्कुल सही। अच्छा, तो ये जो एक शोकेस स्कूल का जो एक टाइटल आपने विन किया है, तो इसमें तकरीबन कितने स्कूल्स थे जो पार्टिसिपेट कर रहे थे? इसमें बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज थी सबके पास। इनफैक्ट सिटी स्कूल में भी इट वाज एन ओपन फोरम, लेकिन हम 3 स्कूल्स को चूज़ किया गया और उन 2 स्कूल से सादिया और हमारा स्कूल स्टेप इन कर गया फॉर एडवांसमेंट। और अब हमारे तमाम स्कूल्स इंक्यूबेटर पाथ पे आ गए हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी वाज देयर फॉर एवरी कंट्री, एवरी स्कूल। एंड थोड़ा सा काम ज़्यादा है उसमें। टीचर्स, एक टीचर थे सादिया और हमारे, या 2 होंगे MIEE। उसके बाद हम मूव कर जाते हैं 80%। मेरे पास आई बिलीव सादिया के 90% MIEs हैं, और वो हम क्लेम नहीं कर रहे थे कि हम ये अचीव करेंगे। MIEE आपको तो पता है, पढ़े लिखे लोग हैं, मेरे जैसे आदमी को बिल्कुल नहीं पता है। मुझे सिर्फ इतने पता है कि ब्रेक किस वक्त लेनी है और किस समय वापस आना है। तो ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक से वापस आते हैं, इस हवाले से बात करेंगे। और कुछ और भी कामयाबियां समेटी हैं द सिटी स्कूल्स, उस हवाले से भी बात करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और आज न्यूज़ कैफ़े में हमारे साथ द सिटी स्कूल से 2 प्रिंसिपल्स मौजूद हैं और इनसे बात हो रही है बड़ी मज़े की, और ख़ास तौर पे उस अचीवमेंट की जो कि ना सिर्फ सिटी स्कूल की अचीवमेंट है, पाकिस्तान की अचीवमेंट भी है। क्योंकि पाकिस्तान में ये 2 स्कूल्स जो हैं स्पेशली, जिनकी प्रिंसिपल्स हमारे साथ मौजूद हैं, गुलशन ए बॉयज़ द सिटी स्कूल और दरख्शां कैंपस द सिटी स्कूल, ये दोनों कराची के स्कूल्स हैं। और इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट शोकेस स्कूल्स का टाइटल जो है वो अपने नाम किया हुआ है। वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे, मैं चाहता हूँ वहीं से हम बात को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा सादिया जी, क्योंकि जब हम बात करें पूरे पाकिस्तान में सिर्फ ये 3 टाइटल्स आए हैं, और एशिया में मेरा ख्याल है सिर्फ पाकिस्तान है, तो एशिया में इंडिया भी है, लेकिन इन पाकिस्तान देयर आर 3 स्कूल्स। अच्छा, पाकिस्तान में सिर्फ 3 स्कूल्स हैं। तो टोटल कितनी तादाद में स्कूल्स मतलब इस लिस्ट में, इस दौड़ में थे जो 3, जिस तरह वो अक्सर
वो कहते हैं ना कि दो लोगों में किसी एक ने तो विन नहीं किया। ये कितना रश था, जरा इस बारे में बताएं। ये एक बहुत ही मुश्किल कंपटीशन था, क्योंकि जब इंक्यूबेटर राउंड का हमने पता किया तो उस वक्त 768 स्कूल्स इनरोल्ड थे फॉर द इंक्यूबेटर राउंड अक्रॉस द वर्ल्ड। अच्छा। उसमें से 335 स्कूल्स ने विन किया है ये टाइटल अक्रॉस द वर्ल्ड, और 3 स्कूल्स पाकिस्तान के हैं। सो इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान के मैप पे अब आपको 3 स्कूल्स, क्योंकि वो जो माइक्रोसॉफ्ट वाले हैं वो उसको प्रेजेंट भी ऐसे ही करते हैं कि पूरा एक ग्लोबल मैप बनाते हैं और उसमें वो शो करते हैं कि हर मुल्क में कितने स्कूल्स हैं। तो अब पाकिस्तान वो मुल्क है जो कि नज़र आता है इंटरनेशनली वहाँ, जहाँ पे आके 3 स्कूल्स ने क्वालिफाई किया है। तो इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर दैट। अपने बारे में बताइए ना कि मतलब जो 150 से ज़ायद मेरा ख्याल सिटी स्कूल्स की ब्रांचेस हैं और उसमें से सिर्फ 2 ब्रांचेस और वो आपकी ब्रांच, तो ये कैसा एक्सपीरियंस रहा है? ये हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा और बड़ा चैलेंजिंग एक्सपीरियंस था, बट हर चैलेंज के साथ एक अपॉर्चुनिटी आती है। तो ये अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि हम इसको मज़ीद अपने आप को अब इस काबिल बनाएं कि हम मज़ीद इस किस्म के कॉम्पिटिशन में हिस्सा लें और पाकिस्तान का नाम मज़ीद हम ऊपर लेकर जाएं। बिल्कुल सही जी। अच्छा फातिमा जी, आपका तजुर्बा कैसा रहा ये? क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो जब कोई अचीवमेंट लेते हैं, कोई पोजीशन आती है तो उनसे इंटरव्यूज हो रहे होते हैं, उनसे बात हो रही होती है, तो इस दफ़ा सिपा सलारी आ गई। अचीवमेंट से पहले हम बात भी करेंगे कि एकेडमिक अचीवमेंट भी बहुत रही। हाँ, अच्छा। और उसको भी शोकेस किया हमने वर्ल्ड कॉल पे। हम वो वाहिद स्कूल हैं इवन सिटी स्कूल में जिनको वर्ल्ड कॉल पे लिया गया, और 5th पोजीशन पे हमें कॉल आई है इन द 6th मंथ, जून के अंदर, जब बाकी ग्लोबल और भी स्कूल्स मौजूद थे, बट दे आस्क्ड अस टू प्रेजेंट कि हमारा क्या प्रोजेक्ट है। तो ये एक इंटरव्यू सॉर्ट ऑफ होता है जिसमें एक सेल्फ अचीवमेंट, सेल्फ सक्सेस की जर्नी, हाउ डिफ़िकल्ट इट वाज, क्या मुश्किलात आई, दूसरे लीडर्स को हमें ये गाइड करते हुए चलना होता है। तो उस वर्ल्ड कॉल को जून में हमें लिया गया हमारे स्कूल को, एंड उसमें हमने ये प्रेजेंट किया। तकरीबन 35 मिनट्स का वो सेशन था। जो इंचार्ज हैं, ओनर हैं वहाँ माइक्रोसॉफ्ट के, उन्होंने ये एक स्पेशल इनवाइट भेजा जिसके तहत बच्चों को एक्सपोज किया हमने। इट वाज नॉट जस्ट अस, क्योंकि ये काम तो हम नहीं कर रहे थे ना, इट वाज द टीचर्स, वो हमें वॉच कर रहे हैं। हमें कोई क्लेम नहीं करना था हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि वी वर ऑलरेडी ऑन माइक्रोसॉफ्ट, तो वो वॉच कर रहे थे कि हमारी जर्नी किस तरह से जा रही है, बच्चे क्या कर रहे हैं, कितना एक्टिव है। हमारी सिर्फ पढ़ाई नहीं हो रही थी, वहाँ एक्टिविटीज़ भी हो रही थी। हम वो वाहिद स्कूल हैं जिसने इमीडिएटली पी क्लासेस भी स्टार्ट कर ली। अब आप पूछेंगे पी क्लासेस और म्यूजिक ऑनलाइन कैसे हुआ, आप पूछेंगे बिल्कुल, इसीलिए आपको बताऊंगी मुझे क्या हम वो स्कूल हैं जिसने ये पहल की थी, क्योंकि देखिए बच्चा एक कंटिन्यूस पढ़ाई से जुट नहीं सकता। ही नीड्स एक्टिविटीज, शी नीड्स एन अपॉर्चुनिटी टू गेट समथिंग न्यू, एंजॉय भी तो करना है। स्टडी इज नॉट अबाउट बुक रीडिंग ऑलवेज, इट इज अबाउट पर्सनल ग्रूमिंग। अच्छा, हमारे बचपन में तो ऐसा ही था कुछ। आपके बचपन में और हमारे बचपन में इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं थे। जो बेस्ट होता था वो चूज हो जाता था। यहाँ इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। जिस बच्चे ने एफर्ट लेनी है वो अपने थोड़ा सा टाइम निकाल के अपार्ट फ्रॉम स्टडीज, इसलिए हमारा बच्चा जो अचीवमेंट लाया है वो कहता है मैंने हार्ड वर्क से नहीं लाया, इसलिए कि ही हैज टू स्टडी। उसको पता है रोज आना, उसे मेहनत करनी है, 3 से 4 घंटे पढ़ना है, उसे खेलना है, उसे एक्टिविटी में हिस्सा जरूर लेना है, वरना उसकी प्रिंसिपल उससे नाराज हो जाएगी। एक्सीलेंट, दिस इज व्हाट वी अचीव। ये वो एनवायरनमेंट है जो बच्चे बिल्कुल वो चाहते हैं और उनके लिए ज़रूरी भी है। अच्छा, ये जो डिस्टिंक्शंस हैं इनके बारे में मैं चाहता हूँ कुछ आप बताइए। डिस्टिंक्शंस के बारे में बताऊंगी कि माशाल्लाह 7 अचीवमेंट्स रही हैं सदर्न रीजन में। अच्छा। 20 ओवरऑल रही हैं कंट्री में। और डिस्टिंक्शन वो होता है कि एक सब्जेक्ट में सभी अपीयर होते हैं, और उस सब्जेक्ट में बच्चा एक डिफरेंस ले आता है बाय बीइंग अ टॉप स्कोरर ऑफ द वर्ल्ड। अब 4 ऐसे बच्चे हैं हमारे जिन्होंने ये डिस्टिंक्शन हासिल की। एक टॉपर रहा पाकिस्तान में फिजिक्स के लिए। पहले मुझे एक्सप्लेन करें ये कैसे मतलब सीआई डिस्टिंक्शन जब हम बात करते हैं उसमें एक सब्जेक्ट के लिए एक हाईएस्ट अचीवमेंट लेवल होता है, और उस अचीवमेंट लेवल को अगर एक बच्चा तमाम सब्जेक्ट्स में अचीव कर ले, तो ही इज कॉल्ड बेस्ट अक्रॉस 9, जो कि हमारे कैंपस का है मुकीम। एंड देन वी हैव अनदर वन जो लास्ट ईयर टॉप इन द वर्ल्ड आया, वो है बच्चा जो ए लेवल्स में है, हाईएस्ट अचीवर इस साल। तो ये अंडरस्टैंडिंग की बात है कि 5 सब्जेक्ट्स अगर ए लेवल में वो अपीयर कर रहा है बच्चा। उस्मान बिन मुजीब की अगर बात करूं तो वो तमाम सब्जेक्ट्स में टॉपर रहा अक्रॉस द वर्ल्ड। इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तानी रैंकिंग, इट्स अ कैम्ब्रिज रैंकिंग
जिसके लिए हम बच्चे जबरदस्त। ऑप्ट करते हैं। तो उसका ताल्लुक किस स्कूल से है? वो हमारे गुलशन बॉयज कैंपस का है। उसने Excellent. गुलशन ए लेवल्स ज्वाइन किया और उसने जबरदस्त। ए लेवल्स में भी टॉपर रहा। और सिमिलरली और भी 2 बच्चे हैं जो बाकायदा बेस्ट अक्रॉस 8 आए। शहरियार नाम है उनका, वो और हमारे पीएफ चैप्टर में पढ़ रहा है, ए लेवल्स कर रहा है। तो इस तरह जब बच्चे अपने अपने स्कूल के ऑर्गेनाइजेशन पे ओनरशिप के साथ, उस फेथ के साथ आगे बढ़ते हैं, तो उसकी खुशी अलग महसूस होती है। जबरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताइए कि प्रिंसिपल होने के नाते आप इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकती हैं कि ये जो बच्चे हैं जिन्होंने कुछ मतलब हट के परफॉर्म किया है बाकी, क्योंकि बच्चे लाइक होते हैं मगर इतने लाइक, हाँ, तो वो कुछ स्पेशल केस है। तो ये कुदरती तौर पे इनकी सलाहियतें बाकी बच्चों से मुख्तलिफ हैं या इन्होंने मतलब बेहतरीन तरीके से मतलब एक बात utilize करना किया? चाहूंगी आपकी बात को रखते हुए, यस, वैल्यू एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वो बच्चे हैं जो रिस्पेक्टफुल और बहुत एक जिम्मेदार स्टूडेंट्स के तौर पे उभरते हैं। मेनी ऑफ देम वो अक्सर अपना टाइम एक मखसूस रखते हैं रीडिंग के लिए। बुक रीडिंग टेक्स देम टू प्लेसेस। रीडर अच्छा। आज का लीडर है, ये बिल्कुल सही बात है। अगर जिसमें ये सलाहियत है उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। एकेडमिकली वो ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होता है क्योंकि जो सीआई का करिकुलम है इट इज़ वेरी वास्ट। एक बुक पे वो बेस नहीं करता। अगर वो इंफॉर्मेशन का एक सोर्स उसे पता है, हाउ टू टैप दैट सोर्स, तो वो चाइल्ड कहीं भी आगे बढ़ सकता है, किसी भी एग्जाम में वो आगे आ सकता है। और पढ़ना और मग करना और रोड लर्निंग करना इज़ नॉट द सिस्टम। ये एक खूबी है जो बचपन से दी जाती है। और ओनरशिप इज़ इम्पॉर्टेंट। ओनरशिप विद द स्टडी, ओनरशिप विद द सेल्फ, ओनरशिप विद द स्कूल ऑल्सो। अगर ये चीज़ें ना हो तो वो बच्चा आज का कैसे हमारा ओनरशिप रखेगा अपने मुल्क से, अपने माँ बाप से। तो दिस इज़ वन क्वालिटी वी मेक श्योर वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के तहत हम सादिया और भी हमारे तमाम स्कूल फोकस एक फातिमा की बात में मैं एक चीज़ ऐड जी, करूँगी please, और वो ये है कि इस दफ़ा पाकिस्तान में सिटी स्कूल की मैक्सिमम सीआई डिस्टिंक्शंस आए थे। सो इट्स अगेन अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस कि सबसे ज़्यादा डिस्टिंक्शंस जबरदस्त हमने लिए बात। अक्रॉस पाकिस्तान। एज सादिया सेज, वो टाइम था जब प्रेडिक्टेड ग्रेड्स का ऑप्शन मिला था हमें, बच्चों को मिला और ये था। बच्चे जानते थे अगर इन्होंने प्रेडिक्टेड ग्रेड्स लिया तो इनके डिस्टिंक्शंस नहीं आएंगे, वो रैंकिंग नहीं आएगी। सो दे चोज द डिफिकल्ट पाथ। बिल्कुल सही है। ये मुकाबले वाली जो एक फीलिंग है ना, ये भी बहुत ज़रूरी है और ये आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सिर्फ मुकाबला अपने आप से नहीं, दूसरों से नहीं, अपने आप से भी, अपने कल की परफॉर्मेंस से भी। yeah. बिल्कुल सही। हम एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं, वक्फे से वापस आते हैं तो सादिया आमिर साहिबा से भी ज़रा इस हवाले से टिप्स लेते हैं जो यकीनन जो पेरेंट्स हैं इस वक्त देख रहे हैं हमें, उनके लिए बड़े यूजफुल होंगे। तो कहीं मत जाइए जी, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए, आपसे भी दोबारा मुलाकात होती है। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में आज हमारे साथ द सिटी स्कूल से 2 प्रिंसिपल्स मौजूद हैं जिनके स्कूल्स ने एक टाइटल विन किया है, माइक्रोसॉफ्ट शोकेस स्कूल का टाइटल, और इनसे बात हो रही है इनकी अचीवमेंट्स के हवाले से और जो इनके स्कूल का इनके बच्चों के लिए एक किरदार है उस हवाले से बात हो रही है। वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे फातिमा हारिस साहिबा से, अभी हम सादिया आमिर साहिबा से बात करते हैं। जिस तरह वक्फे से पहले मैंने उनसे पूछा मैम से कि वो जो बड़े लायक और कामयाब स्टूडेंट्स होते हैं वो उनके पीछे ऐसी वो कौन सी ख़ास बात होती है। तो मैं मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ कि सारे पेरेंट्स जो हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे इतने काबिल हों कि पूरे ख़ानदान में हम जो है ना वो हमारा सर फ़ख्र से बुलंद कर दें, तो सबकी ख्वाहिश होती है। तो आप क्या थोड़ा सा कुछ टिप देना चाहेंगे ऐसी कि बच्चों को जो है ना वो इस तरह नहीं, इस तरह उन्हें तालीम की तरफ जो है ना हम राग़िब कर सकते हैं? देखिए, एज अ प्रिंसिपल ऑफ सिटी स्कूल हमारे यहाँ जो हमारा पेरेंट होता है वो हमारा मेन स्टेक होल्डर होता है और पेरेंट की ट्रेनिंग जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्पेशली जैसे कि आप देख रहे हैं कि जिस किस्म की एक जिद्दत आ रही है अब तालीमी निज़ाम में, ज़ाहिर है हमारा पेरेंट उस निज़ाम से नहीं आया तो उसकी ट्रेनिंग भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो अगर हम सिर्फ ऑनलाइन टीचिंग की बात करें तो आप मेरी इस बात से मुत्तफ़िक होंगे, अगर आप खुद भी एक पेरेंट हैं, आई डोंट नो। यस आई एम। लगता नहीं हूँ, कुछ लोग कहते हैं। तो अगर आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो मजलूम था इस पूरे टाइम में वो एक पेरेंट था, क्योंकि घर में बच्चा था और उसको हेल्प करना था ऑनलाइन टीचिंग के लिए और उसको कुछ नहीं पता था कि ऑनलाइन टीचिंग क्या होती है। तो हम लोगों ने, क्योंकि
सिटी स्कूल का एक विजन है कम्युनिटी सर्विस ऑल्सो। तो हमने ये सोचा कि हम ना सिर्फ ये कि हम सिटी स्कूल के पेरेंट को ट्रेन करेंगे, बल्कि हम अक्रॉस द ग्लोब पेरेंट को ट्रेन करेंगे फॉर ऑनलाइन टीचिंग, कि वो बच्चों को अपने घर में बैठ के कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो हम उनको मुतारिफ कराएंगे डिफरेंट टूल से ऑनलाइन के। आपको यकीन नहीं आएगा कि हमारे पास 8,000 रजिस्ट्रेशंस आए थे अक्रॉस द ग्लोब पेरेंट्स के, जिन्होंने हमें साइन अप किया था फॉर ट्रेनिंग फॉर ऑनलाइन टूल्स। और वो 5 दिन का सेशन था जो हमने कंडक्ट किया था पेरेंट्स के लिए, और उनको हमने ट्रेन किया था कि वो घर में रह के अपने बच्चों को ऑनलाइन टीचिंग में कैसे हेल्प कर सकते हैं। ज़बरदस्त काम किया। बाकी स्कूल वालों को क्यों नहीं आया ये ख्याल? तो और वाकई पेरेंट्स को बड़ी तकलीफ होती रही है इस दौर में कि बच्चा अपने ही टैब पे बैठ के 2 घंटे जो है वो उसके बाद आ जाता है। आपके पास कैसे फीस देने को दिल करेगा उन्हें जब स्कूल नहीं जा रहे? तो इस हालात में जब अच्छी एजुकेशन उन्हें देना ये किसी अचीवमेंट से वाकई कम नहीं है। ज़बरदस्त। अच्छा, गैर निसाबी सरगर्मियों के हवाले से मैं जानना चाहता हूँ कि सिटी स्कूल के बारे में हमने सुना है कि जो उनकी ये जो गैर निसाबी सरगर्मियाँ हैं, निसाबी सरगर्मियों के अलावा ये भी बड़ी थोड़ा गैर निसाबी में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी कि व्हेन वी केम टू ऑनलाइन टीचिंग, तो हमारे लिए सबसे बड़ा मसला गैर निसाबी सरगर्मियाँ भी थी। लेकिन हमारी सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग सोसाइटी है वो डिबेटिंग सोसाइटी है, और उसमें हमारे लिए मुश्किल था कि बच्चे स्कूल नहीं आ सकते थे। तो हमने सारा अपना ऑनलाइन डिबेटिंग सोसाइटी को हमने चलाया, और हम तो ग्रास रूट लेवल से हम लोग हायर करते हैं डिबेट कोचेस जो बच्चों को ट्रेन करते हैं फॉर डिबेटिंग, और टिल द टाइम दे रीच ONA लेवल्स इतने स्ट्रॉन्ग डिबेटर्स होते हैं हमारे। जबरदस्त। तो हम लोगों जी फातिमा जी, आपसे जानना चाहूँगा मैं गैर निसाबी करूँगी ट्रेनिंग के लिए जैसे पेरेंट्स को दी गई वैसे हमारे स्टूडेंट्स ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, और उन्होंने उन स्कूल्स में जहां हमारे तो बच्चे कर रहे थे ऑनलाइन, लेकिन ऐसे स्कूल्स थे जहां कंप्यूटर लैब्स भी सेटअप नहीं थे, तो उन्होंने लाइजॉन किया उन स्कूल्स के साथ और उनको ट्रेन किया और उनको माइक्रोसॉफ्ट के टूल्स बताए, क्योंकि वो एक फ्री फॉरम था एंड दे कुड हैव इजीली यूज्ड इट। तो उन्होंने उसकी ट्रेनिंग दी उर्दू में। अब सोचिए कितने स्किल्स डेवलप हुए। वो ट्रेनिंग हुई, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई, अपने वक्त से थोड़ा वक्त निकाल के कुछ और हट के करना, ये एक एहसास जिम्मेदारी बहुत ज़रूरी है हर एक के अंदर। मतलब ईच वन टीच वन, ये एक फिलॉसफी है हमारे स्कूल। अच्छा जी, तो मतलब आप उन स्कूल्स का जिक्र कर रही हैं यहाँ पे कि जहाँ जिनके पास फैसिलिटीज नहीं थी और वो ऑनलाइन एजुकेशन कैसे हासिल करते। अच्छा, तो हमने अपने स्कूल्स के कुछ कंप्यूटर्स हैं आउटडेटेड भी होते हैं, कुछ हमारे यूज़ में एक्स्ट्रा होते हैं, उनको हम रीयूज़ कर सकते थे, रिसाइकिल कर सकते थे। तो हमने एक प्रपोजल सेंड किया और उसमें ग्लोबल सोशल फोरम लीडर्स है, एक यंग लीडर्स फोरम, जिसमें बच्चों को अपनी कोई एक नई चीज़ दिखानी होती है कि वो किस तरह सोसाइटी में इम्पैक्ट लाते हैं। और हमारे बच्चों ने ये एक टाइटल भी विन किया, एक कंपटीशन में भी हिस्सा ले लिया और एक कम्युनिटी वेलफेयर भी काम कर लिया। ज़बरदस्त। और ये मतलब किस एरिया में कि हमारा एक स्कूल है नॉर्थ नाज़िमाबाद में। अच्छा। और हम TCS भी गए थे, लेकिन हमें पता है दे आर वेल फंडेड, तो हमने सोचा जब वो वेल फंडेड है तो हम किसी और इदारा, हमारे बच्चे अल खैर एक स्कूल है जो अक्सर कचरा कुंडी के बच्चों को तरबियत देते हैं, उनके लिए हम बहुत काम करते हैं। ज़बरदस्त, एक्सीलेंट। मुझे बड़ी खुशी हुई कि बच्चों को जो है वो इस तरफ भी एक एहसास दिलाया जा रहा है, और नई जनरेशन, क्योंकि ये मुल्क की बागडोर जो है इन्होंने ही संभालनी है, इन बच्चों ने। अच्छा, स्कूल में गैर निसाबी सरगर्मियों में बच्चे को सिर्फ पढ़ने के अलावा मतलब क्या क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप समझते हैं कि लाजमी हैं स्कूल में भी और घर में भी? देखिए जी, बच्चों की जब आप एक होलिस्टिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ एकेडमिक्स नहीं आता, उसमें को करिकुलर्स भी आते हैं, और सिटी स्कूल तो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करता है। अभी फातिमा ने आपको बताया कि हमने फ़ौरन ही पी और म्यूज़िक क्लासेस हमने ऑनलाइन स्टार्ट कर दी थी। अभी मैंने आपको बताया कि डिबेटिंग सोसाइटी, हम लोग वी आर द मेंबर्स ऑफ ऑल पाकिस्तान डिबेटिंग सोसाइटी, तो हमने फ़ौरन अपना डिबेटिंग क्लब जो था वो ऑनलाइन कर दिया था। इसी तरह से जो हम लोगों की स्पोर्ट्स में बेतहाशा अचीवमेंट्स हैं सिटी स्कूल की, हर किस्म के इंटरनेशनल इवेंट्स में हम पार्टिसिपेट करते हैं। अभी हमारी लाहौर वर्सेस बाकू में एक वहाँ पे स्पोर्ट्स सीरीज़ हुई थी, तो बच्चे आज़रबाईजान गए खेलने के लिए। फिर फुटबॉल चैम्पियनशिप हुई टर्की में। इस तरह से बच्चे UK, दुबई, सिंगापुर, हर जगह हमारे बच्चे जाके पार्टिसिपेट करते हैं। स्कूल्स के अंदर हम लोग जितना टाइम एकेडमिक्स को देते हैं उतना ही हम को करिकुलर को देते हैं। अच्छा फातिमा जी, मैं आपसे, क्योंकि वक्त बड़ा मुख्तसर है हमारे पास, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आपका स्कूल है द सिटी स्कूल, ठीक है, आप उसके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? मतलब ऐसा वो क्या करना चाहते हैं जो
हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से नाजरीन को पता चलना चाहिए? जी, एक मैसेज बच्चों का है कि रोज़ाना पढ़ना है, रोज़ाना एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना है और अचीवमेंट्स विल कम इन। आपका फोकस आपके गोल्स पर होना है, जो आपकी जिम्मेदारी है। जबरदस्त। सबसे पहली जिम्मेदारी है सिंसेरिटी विद द स्टडीज। ओके, ये ना सोचे कि छुट्टी हो गई जी, कोविड हो गया। साथ हमें वो भी बताना है ना, जो हमारे अर्ली ईयर्स का जो हमने अब वो शुरू कर रहे हैं अपना जी। तो हम लोग अपना इस दफ़ा हम लोगों ने अपना एक अर्ली ईयर्स का प्रोग्राम स्टार्ट किया है। उसका नाम है प्रीमियर अर्ली ईयर्स एजुकेशन प्रोग्राम, जिसमें हम बच्चों को अब जो हम एक लेटेस्ट वो लेके आ रहे हैं ट्रेंड, उसमें हम लोग स्किल बेस्ड लर्निंग को एकेडमिक से इंटीग्रेट करेंगे। तो हम लोगों ने जो इन्रिचमेंट प्रोग्राम्स बनाए हैं अपने, उसमें हम बच्चों को बैले डांसिंग, पॉटरी मेकिंग, इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग जो होते हैं, तो इन सब को हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं विद फॉरेन लैंग्वेज, और वो सब आपके एकेडमिक्स को फैसिलिटेट करेंगे। क्या बात है, जबरदस्त भाई। ये सारी बातें सुन के मेरा दिल कर रहा है कि ज्वाइन कर लें स्कूल। मैं दोबारा से स्कूल चला जाऊं। आपके लिए एनरोलमेंट इज देयर। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। आप इसी तरह बच्चों को जो है वो बेहतरीन तालीम जो है फराहम करते रहें। दोस्तों, एक वक्फे का वक्त है, वक्फे से वापस आएंगे तो एक और मौजू पे हमें बात करनी है। हमारे साथ कुछ और मेहमान भी मौजूद होंगे। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। बहुत शुक्रिया। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद। आप जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे, मैं हूं फहीम अब्बास। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में दाखिल हो चुके हैं और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे एक नहायत अहम मौजू पे। और इस मौजू पे हमने अपने प्रोग्राम में बहुत दफ़ा बात की है और अपना एक मीडिया का जो किरदार है उसको निभाने की पूरी कोशिश की है। और मौजू है महंगाई। महंगाई इस कदर बढ़ती जा रही है कि आप हमें बताने की ज़रूरत नहीं, आप ख़ुद सबसे बेहतर जानते हैं। पेट्रोल की कीमतें वो आसमान को छू रही हैं। आप पेट्रोल के साथ साथ जो अशियाए खुर्दनोश हैं उनकी कीमतें आप देख लीजिए, आप अद्वियात की कीमतें देख लीजिए, आप किसी भी चीज़ की कीमत के बारे में बात करें उसकी कीमत पहले की निस्बत बढ़ चुकी। कीमतें बढ़ती हैं वक्त के साथ साथ, ये एक आम सी बात है, मगर इतनी ज़्यादा कीमतें बढ़ जाना ये एक तशवीश की बात है। और इसी के साथ साथ जो आम शहरी है उसकी कुव्वत ख़रीद में इतनी कमी आ चुकी है कि ये कीमतें और भी ज़्यादा लगना शुरू हो गई। तो इस सारी सूरत हाल में जब हुकूमत की जानिब से आपको मईशत की मतलब बहाली का और मईशत की बेहतरी का एक जश्न भी नज़र आ रहा हो, तो फिर ज़ख्मों पे नमक छिड़कने के बराबर आपको लगता है कभी कभी। खैर, ये जो कुछ मैंने कहा ये एक तबके की एक ख़ास एक राय है और हो सकता है कि ये बिल्कुल ठीक ना हो सकता है कि आप इससे इत्तफाक ना करें। हमारे साथ एक मेहमान भी मौजूद है, नईम कुरैशी साहब हैं, जो कि कॉलम निगार हैं। आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया जनाब। तो तबीयत ठीक है माशाल्लाह? जी फर्स्ट क्लास। चलो ज़बरदस्त। तो नईम कुरैशी साहब की राय जानते हैं इस हवाले से महंगाई के बारे में कि वो क्या ख्यालात रखते हैं। सर, महंगाई में वाकई इजाफा हुआ है या ये कुछ सिर्फ ऐसी बातें हैं? कुछ नहीं, महंगाई में इजाफा तो हुआ है, बेशक महंगाई में इजाफा हुआ है, लेकिन महंगाई में इजाफे के जो असबाब हैं लोग असल में उसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं, तो ज़्यादा तकलीफ होती है। अच्छा, ठीक है। अगर हम चीज़ों को समझ लें तो शायद हमें थोड़ी सी आसानी हो। देखिए, एक क्लासिक एग्जाम्पल पेट्रोल का है। लास्ट ईयर सितंबर में, यानी एक साल पहले जो है, वो पेट्रोल की जो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस थी वो थी $42। ठीक है। और इस वक्त है 75। 80% इंक्रीज हो गई है जी पेट्रोल की प्राइस में। ठीक है। और जिस वक्त $42 था उस वक्त 103 रुपये प्राइस थी पाकिस्तान में। महंगा दे रहे थे उस वक्त? उस वक्त 103 रुपये थी। अच्छा। आज 123 है, गोया 20% बढ़ाया गया है। तो हुकूमत पाकिस्तान ने तो कम प्राइस बढ़ाई है। आज तो सऊदी और UAE में भी 111-112 का पेट्रोल है जी। तो
ये चीज़ हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है, बेशक लोगों को ठीक है। तकलीफ हुई है। अद्वियात की कीमतें बढ़ी हैं जो अद्वियात की भी बढ़ी हैं और असल चीज़ जो है वो अशियाए खुर्दनोश की प्राइसेस जी। जो हैं। देखिए महंगाई का जो क्राइटेरिया है मापने का वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। 2018-19 में महंगाई की जो शरह थी, जो इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन था, वो 7% था और फिर ये 2020 में 10 हो गया और अब ये तकरीबन 16.5-17% हो गया। लोगों की आमदनी और अखराजात में जो इजाफे का फ़र्क है वो तकरीबन 21% है जी इस वक्त। यानी महंगाई आप कह सकते हैं कि 40% हुई है, आमदनी में 20% इजाफा हुआ है। ये 20% ने जो है लोगों के लिए ज़िंदगी को मुश्किल कर दिया है। आम आदमी इससे बहुत ज़्यादा सही। मुतासर है। ये अच्छा खासा एक गैप है। बहुत ज़्यादा गैप है। हुकूमत को ये ज़रूरत है करने की कि फौरी तौर पे इसको कम से कम 10% पर लेकर आए। अच्छा, ओके, पहले मरहले में पहले मरहले में कम से कम 10% को लेकर आए, क्योंकि इसमें देखें कोविड की वजह से बैनुल अक़वामी फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। मैं आपको एक और मिसाल दे देता हूँ। आज से 4 महीने पहले तक चाइना से जो कंटेनर्स चीज़ें लेकर आते थे, गुड्स लेकर आते थे, उनका फ्रेट था $800 और अब 4 महीने के बाद आज एज ऑफ टुडे $8,000 में कंटेनर मिलता है आपको 20 फीट का। उसका फ्रेट जो है $8,000 हो गया है। इंटरनेशनल मार्केट में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके से कंटेनर्स अवेलेबल नहीं हैं, तो 800 की जगह 8,000 हो गया है। तो गोया तकरीबन 12-13 लाख रुपए तो कॉस्ट का ये इजाफा हो गया है। ओके। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब डॉलर का जो मामला है वो हमारे सबके सामने है कि किस तरह से वो आगे जा रहा है, तो वो अलहदा फ़र्क पड़ गया, फ्रेट अलहदा महंगा हो गया, जिससे अशिया खुर्दनोश भी महंगी होती हैं। हमारा ज़्यादातर डिपेंडेंसी जो है इकॉनमी की वो इंपोर्ट्स पर है, उसकी वजह से चीज़ें महंगी हो रही हैं। ठीक है, और एक्सपोर्ट्स जो हैं वो हमारी क्यों, मतलब कितनी बढ़ी हैं और आइंदा सालों में कितनी बढ़ सकती हैं, और एक्सपोर्ट्स की वजह से हमारी मईशत पे कितना फ़र्क आ सकता है। मैं चाहूँगा कि आज हम प्रोग्राम में इस हवाले से भी बात करें, और इसी के साथ साथ सबसे ख़ास बात, एक जैसे पेट्रोल के बारे में आपने कहा कि ये हमारे इख्तियार में नहीं है। देखिए ये आलमी कीमतें हैं इसकी, और हमने उस हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान ने बड़ा एक बेटर रोल प्ले किया अपनी आवाम के लिए, उतनी कीमत नहीं बढ़ाई। हम यही हाँ, तो मगर ऐसी वो कौन सी ऐसे वो कौन से एरिया हैं इस महंगाई में कि ये हैं जिन पे हुकूमत का या आवाम का इख्तियार नहीं है, और ये वो एरिया है जिस पे हुकूमत का इख्तियार है और यहाँ पे भी अपना किरदार अदा करने की हुकूमत को, आवाम को ज़रूरत है। इस हवाले से ज़रा मज़ीद बात करते हैं। एक वक्फा आ गया बीच में दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, कहीं मत जाइए। अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। नईम कुरैशी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और महंगाई के मौजू पे हम इनसे बात कर रहे हैं। नईम कुरैशी साहब, वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे, आपने कहा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हुकूमत का, जो हमारे हुक्मरान हैं, इनका उसमें कोई रोल नहीं है उसकी महंगाई में। कोविड की वजह से और आलमी तौर पे जब चीज़ों की कीमतों में इजाफा होता है तो वो होता है, उस पर कुछ नहीं किया जा सकता। मगर क्या आपको लगता है कि ये कुल जो महंगाई है ये सारी वो कुदरती तौर पे हुई है जिसमें हुक्मरानों का कोई किरदार ही नहीं है, या इस महंगाई को रोकने के लिए कोई किरदार हो सकता था? किरदार यहाँ तक तो ज़रूर है कि बैड गवर्नेंस, इनकॉम्पिटेंसी जो है वो नज़र आती है बहुत सारी चीज़ों में। जैसे LNG की ख़रीदारी का मामला है, अब वो तो एक साबित शुदा चीज़ है कि जो भी मिनिस्टर हजरात थे, जो एडवाइज़र्स थे, उनकी गलतियाँ थीं। लेकिन इससे पहले जो आप फरमा रहे थे कि वो कौन सी अशिया हैं जिनमें हुकूमत जो है वो रिलीफ दे सकती है, और अभी पंजाब में जो है वो जो वज़ीर खुराक हैं उन्होंने ऐलान किया है, बुनियादी तौर पे 10 बुनियादी अशियाए खुर्दोनोश हैं जो आवाम सस्ती चाहते हैं, जिसमें आयल है, घी है, तेल है, चावल हैं, चीनी है, आटा है। इस तरह की 10 अशिया को हुकूमत ने अब ये कहा है कि नेक्स्ट वीक से उनमें बड़ी नुमायाँ कमी आएगी और वो सब्सिडी जो है हुकूमत दे रही है।
तो इनका ख्याल ये है कि जो जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि 10% तो इन्हें फ़ौरन नीचे लाना चाहिए, तो वो 10% का प्लान हुकूमत ने किया है। ठीक है। अब उसमें सिर्फ 1 हफ़्ता बाकी है कि अमलन कितना होता है। अब देखिए यूटिलिटी स्टोर्स जो हैं उन पर तकरीबन जो आबादी का 25% है वो फ़ायदा उठाता है। नहीं सर, उससे तकरीबन 25% है सर जो यूटिलिटी। ये दादो शुमार पे आप आंखें बंद करके यकीन कर सकते हैं क्या? मुझे ईमानदारी से बताएं। मुझे यकीन है, क्योंकि मैं तो यकीन हो ही तो बोलता हूँ, वरना तो ज़ाहिर है अगर मुझे यकीन ना हो तो मैं हरगिज़ नहीं कहूँगा। गलत हो सकते हैं लेकिन यकीन मुझे बहरहाल है कि ये सही है। और अगर फ़र्ज़ कर लीजिए 25 ना हो तो 20% भी हम कर लें तो भी, तो एहसास प्रोग्राम के तहत जो है इतनी ही आबादी भी फ़ायदा उठा सकती है। तो अब ये जिस तरह की कोशिश कर रहे हैं उससे मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक से कुछ, क्योंकि हुकूमत को भी एहसास हो गया है कि आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गई है। और हमारे यहाँ ज़ाहिर है कि गरीब तबका ज़्यादा है, वही सबसे ज़्यादा मुतासिर भी हैं, और उनको इससे कोई गर्ज़ नहीं है कि ये हुक्मरानों की नाअहली हो, इनकी कमज़ोरी हो या बैनुल-अक़वामी मामलात हों। उन्हें तो सस्ती चीज़ चाहिए, वो पिछले हिसाब से ही देखते हैं कि साल भर पहले कैसे था और कैसे था। ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर उनकी आमदनी नहीं बढ़ेगी तो उनको और तकलीफ होगी। तो इस वजह से जो मैंने अर्ज़ किया कि जो 20-21% का फ़र्क है, हमें लगता है कि आने वाले दिनों में बहुत ही 8 से 10 दिन में चीज़ें कम हो जाएंगी, लोगों को रिलीफ मिलेगा। ठीक हो गया। अच्छा चलें, अच्छी बात है अगर मतलब चीज़ों की कीमतों में कमी आती है और जो बुनियादी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं अगर उनकी कीमतों में कमी आ जाती है तो ये तो बहुत ही एक अच्छा पहलू होगा। बट इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे यहाँ जिससे आम आदमी की जो कमर जो है थोड़ी सी सीधी हो सकती है, उसकी जो क़ुव्वत ख़रीद है वो थोड़ी बेहतर हो सकती है, या हमारे मुल्क में एक माशी तौर पे एक अच्छा चेंज आ सकता है। जिस तरह आपने कहा कि हमारे यहाँ इम्पोर्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और वो एक इस सारी जो लाल ख़तरे की घंटी है उसकी एक वजह ये भी है। तो इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का क्या रोल होता है किसी मुल्क में महंगाई के होने या ना होने से, इस बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, एक्सपोर्ट जो है किसी भी मुल्क की मईशत में बड़ी बुनियादी चीज़ है, रीढ़ की हड्डी है। यानी दुनिया के तमाम तरक्की पजीर ममालिक जो अमीर ममालिक हैं वो होते ही एक्सपोर्ट्स की बुनियाद पे, वो इम्पोर्ट्स की बुनियाद पे अमीर नहीं बनते। जापान है, जर्मनी है, इन सब की एक्सपोर्ट्स आप देख लें, अमेरिका की देख लें। जाहिर है कि जब आप कोई चीज़ बनाएंगे, उसे सेल करेंगे तो ही आपकी इनकम होगी। इंपोर्ट तो आपके एक्सपेंस है ना जी। तो हकीकत यह है कि पिछली हुकूमतों को सियासी मामलात से हट के मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ा जुर्म उनका ये है कि पिछले 20-25 साल में एक्सपोर्ट्स पे हमने कोई तवज्जो ही नहीं दी। आप देखिए पाकिस्तान जैसे बड़े मुल्क के लिए 20-25 अरब की जो है वो इम्पोर्ट्स जो एक्सपोर्ट जो है वो कुछ भी नहीं है, और उस पर बिल्कुल तवज्जो ही नहीं दी गई, सिर्फ इंपोर्ट्स पे ही बेस इकोनॉमी बना दी गई, जिसका नतीजा हम आज भुगत रहे हैं कि हमारे एक्सपेंस जो हैं वो ज़्यादा हैं और आमदनी बहुत कम है। अब देखिए कल ख़बर आई है कि जी पहली मरतबा काफ़ी अरसे के बाद ये ख़बर आई कि एक्सपोर्ट्स जो हैं टेक्सटाइल कीमत में वो बहुत ज़्यादा हुई हैं पिछले महीने जुलाई में, 2 बिलियन की हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। ठीक है। इसी तरह जो है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से जो हुकूमत एक्सपोर्ट करने की पॉलिसी अपनाई हुई है उससे भी हमें बहुत उम्मीद है कि हम एक्सपोर्ट में जो है वो आगे बढ़ जाएंगे। और नुमाया जो है इस साल के ये जो फाइनेंशियल ईयर जब ख़त्म होगा तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स में बहुत बेहतर पोजीशन में आ जाएगा। तो फिर जाहिर है कि जब हमारे पास पैसे होंगे, जब हम भी एक अमीर मुल्क होंगे तो अल्टीमेटली फ़ायदा तो लोगों को ही होना है जी। तो एक्सपोर्ट ही वाहिद रास्ता है लोगों के मसाइल के हल का। ठीक है सर, अगर किसी शख्स का पेशा जो है वो फर्नीचर बनाना है या कोई बढ़ाई है या कोई जो, तो वो उसी चीज़ को सेल करेगा ना जो उसे काम आता है, जो वो है ना। हम एक ज़राई मुल्क हैं और हमारी एक्सपोर्ट्स में जो ज़राअत से जुड़ी हुई प्रोडक्ट्स हैं वो कौन सी हैं, और ज़रा इसमें मुझे बताएं कि क्या हम एक मेजर जो चंक है वो इससे कवर कर रहे हैं।
देखिए, एक तो हमारे यहाँ जो है एक्सपोर्ट की जो चीज़ है वो हमारा राइस है, लेकिन उसमें अभी भी हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। हालांकि हमारा चावल जो है वो सारी दुनिया में पसंद किया बिल्कुल जाता ऐसा है, लेकिन हमारी अपनी गलतियां, कमज़ोरी, खामियों की वजह से हम इंटरनेशनल मार्केट को कैप्चर नहीं कर पाते। राइस के लिए अच्छा खासा पानी चाहिए होता है और हमारी पानी की तकसीम का निज़ाम बिल्कुल गैर मुनासिब है। एक तो वो है, लेकिन सर उसके बावजूद ये है कि हम एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में होते हैं, हाँ। लेकिन हमारी मैनेजमेंट सही नहीं है। हमारी एम्बेसीज इस तरह वो किरदार अदा नहीं करती जो उन्हें करना चाहिए। जो ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान जिसके ज़िम्मे है राइस की एक्सपोर्ट, जो राइस एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन जो है, वो भी मैनेज नहीं कर पाते। वरना आप कहीं भी किसी भी मुल्क में दुनिया के चले जाएं, पाकिस्तान का चावल सबसे अच्छा है। सर बेहतरीन। अब मुझे बताएं कि क्या हमारी हुकूमतें जो है वो अपना किरदार अदा कर सकती हैं ज़राअत के शोबे में तरक्की और जिद्दत लाने की के ताकि हम एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो सके और मुल्क की जो मईशत है उसमें एक बेहतरी आ सके? बेशक ये हुकूमत की जिम्मेदारी है सर। हुकूमत नहीं करेगी तो और कौन करेगा? हुकूमत का ही किरदार है, हुकूमत को ही करना चाहिए। अब देखिए, जैसे पहली बार ये हुआ है कि अगर आपको याद हो, हमने पहले भी इस मौजू पे बात की थी कि किसानों को जिस तरह कर्जे देने की, बिला सूद कर्जे देने की बात हो रही है, छोटे किसानों को ट्रैक्टर्स की जो फैसिलिटीज़ देने की बात हो रही है, तो यही छोटे छोटे इक़दामात हैं और हुकूमत को इन चीज़ों पे तवज्जो देनी चाहिए। जो हमारा मजबूत पहलू है, यानी हम अगर एक ज़रई मुल्क हैं तो फिर हमारी ज़राअत ऐसी होनी चाहिए कि उसको भी हम एक्सपोर्ट कर सकें। एग्जैक्टली। तो हुकूमत अब कुछ थोड़ी बहुत इस सिलसिले में हमें कोशिशें नज़र आती हैं, जिसके ज़ाहिर है कि नताइज आने में कुछ टाइम लगेगा। हम सिर्फ बेहतरी की तवक्का करते हैं, क्योंकि देखिए फैसला करना, उस पर अमल करना, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। पहली बार हम ये महसूस कर रहे हैं। एक मैं छोटी सी आपको मिसाल दे दूं कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं सयाहत पे चूँकि बहुत गुफ्तगू करते हैं, तो कोविड के फैक्टर के अलावा भी आप देखें कि लोग अब हमारे नॉर्थन एरियाज़ में कितनी तादाद में जा रहे हैं। एग्जैक्टली, इसमें कोई शक नहीं। ये कैसे फ़र्क पड़ा है? सिर्फ मुल्क के वज़ीर आज़म को दिलचस्पी है, उन्होंने चप्पा चप्पा देखा, वो दावा भी करते हैं, हम सब जानते भी हैं, उन्हें बहैसियत क्रिकेटर भी जानते हैं। तो उन्होंने देखा, उसको प्रोपेगेट किया, लोगों को मोटिवेट किया, तो उसके नताइज आप देख रहे हैं कि पिछली जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, उन्होंने कहा कि जी 66 अरब का कारोबार हुआ है। माशाल्लाह, ये तो बहुत बड़ा चेंज था और ये क्रेडिट जाता है इस खबर में। और ये सर एक मिसाल भी है कि इसी तरह अगर हम एक्सपोर्ट में मोटिवेट करें, ट्रेडर्स को फैसिलिटीज़ दें, तो कोई वजह नहीं है कि हम एक्सपोर्ट कर सकेंगे। हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे यहाँ अफरादी क़ुव्वत बहुत सस्ती है, हमारे यहाँ नौजवान हैं। हम मुल्क, और देखिए किसी भी मुल्क की तरक्की में 15-20 साल से ज़्यादा नहीं चाहिए। जर्मनी की मिसाल हमारे सामने है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी बिल्कुल तबाह हो गया था, लेकिन 20 साल में वो संभल गए थे। जापान की भी यही पोजीशन है कि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 20 साल में जापान इकोनॉमी पावर बन गया था। तो 20 साल हमें बस चाहिए, हमारी पॉलिसियाँ सही हों, हमारी क़यादत सही हो, मुखलिस हो, तो कोई वजह नहीं है कि हम बहुत बेहतर मुल्क बन सकेंगे। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अच्छा, जो मईशत की बेहतरी का हमें आज राग अलापते हुए लोग नज़र आते हैं, वो किस हद तक रियल है? क्योंकि अगर हमारे मुल्क की मईशत बेहतर हुई है तो इसका मतलब है कि अवाम भी थोड़ी खुशहाल होनी चाहिए। तो या अगर मईशत की बेहतरी से या उसकी बदतरी से अवाम की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो फिर बेशक तमाम एक्टिविटीज़ का मकसद ही अवाम की खुशहाली है। जी हाँ। अगर वो मकसद हासिल नहीं होता तो फिर जाहिर है कि वो फिर तरक्की किस काम की, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखें क्या है, अभी मैं शब्बर जैदी साहब का कल का ये उनका स्टेटमेंट है। शब्बर जैदी साहब FBR के साबिक़ चेयरमैन हैं, माहिर मैशत भी हैं, काबिल इंसान। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने जितने भी इक़दामात किए हैं वो बिल्कुल दुरुस्त सिमत में किए हैं। ठीक है, तो अब अगर मईशतदान ये राय रखते हैं, माहिरीन मौशियात ये कहते हैं, और जिस तरह से इमरान साहब ज़ाती तौर पर मेहनत कर रहे हैं,
तो हम ये समझते हैं कि सर आने वाले दिन जो है वो हमारे लिए अच्छे होंगे। सर देखें, वो हम अच्छा गुमान तो कर रहे हैं, बिल्कुल हम अच्छा गुमान करते हैं और अल्लाह ताला इंशाल्लाह वो हमारे से सब अच्छा ही करेगा, मगर मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें हमारे मतलब किन किन एक्शंस को लेने की ज़रूरत है, इस पे हम बात करेंगे। एक छोटा सा वक्फा है दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और स्टूडियो में हमारे साथ हैं जनाब नईम कुरैशी साहब। आप एक तजियाकार हैं और कॉलम निगार। अच्छा नईम साहब, अब बात कर रहे थे हम कि महंगाई के इस तूफ़ान को रोकने के लिए और हमारी मईशत की बेहतरी और बहाली के लिए, मज़ीद बेहतरी और बहाली के लिए मतलब मैं उस बेहतरी की बात कर रहा हूँ जिसके समरात अवाम तक पहुँचे। ठीक है, अब हुक्मरानों को, हमारी हुकूमतों को किन किन एरियाज़ में संजीदगी के साथ काम करने की ज़रूरत है? देखिए, जो इस वक्त तो हुकूमत ऐसा लगता है कि सिवाय बैन-अक़वामी उमूर की किसी और चीज़ में दिलचस्पी नहीं रही, लेकिन बहरहाल अवाम चूँकि महंगाई से परेशान है, ये एक हकीकत है। महंगाई हुई भी है और अब तो ये हो गया है कि रिटेलर्स जो हैं वो अपनी मर्ज़ी की प्राइस फ़िक्स करते हैं। मैंने सुना कि जी 40-50 साल पहले हमारे यहाँ प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हुआ करती थी जो बड़ी तंदही से कीमतों पर नज़र रखती थी और कीमतें इस तरह नहीं बढ़ती थी, लेकिन अभी ऐसा कोई मैकेनिज़्म नहीं है जिसकी वजह से जिसकी जो चाहता है वो प्राइस रख लेता है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने भी अपनी मतलब ये कि कार्रवाइयाँ की हुई हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं इस मौके से। तो अगर हम सिर्फ़ इसको लिमिटेड कर दें महंगाई तक, तो हुकूमत को फ़ौरी तौर पे ज़ाहिर है कि जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि जो अशियाए खुर्दोनोश हैं जो बहुत ज़रूरी हैं इस वक्त, जिसकी वजह से अवाम बुनियादी तौर पे परेशान हैं, उसमें जो है वो फ़ौरी तौर पे इक़दामात की ज़रूरत है, जिसमें हुकूमत ने बहरहाल ऐलान कर दिया है कि जी इनकी कीमतें कम की जाएंगी। तो हम यही तवक्का करते हैं कि 10-12% जो है वो इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन जो है वो कम होगा या होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि एक गलत फहमी जो है वो बहुत अभी पहले फैल गई थी कि जी बिजली के बिलों पे इनकम टैक्स लगा दिया है, तो वो सनती और कमर्शल सार्फिन के लिए था जो कि FBR में रजिस्टर नहीं है। आम आदमी का या आम घराने का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है। और हुकूमत जो है उसने अभी अपना शिकंजा जो है वो टाइट किया है उन लोगों को जो FBR में रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो उनके लिए भी कर रही है, लोगों को मज़ीद टैक्स नेट में भी लेके आने की कोशिश कर रही है। तो ये वो तमाम इक़दामात हैं जिसकी बिना पे लोगों को रिलीफ मिलेगा, सिवाय पेट्रोल के जिसका बैन-अक़वामी है, लेकिन और चीज़ों में जो है वो हुकूमत को एफ़र्ट्स करनी चाहिए। और ख़ास तौर से हुकूमत के जो वज़रा हैं उन्हें अपने काम की तरफ तवज्जो देनी चाहिए और संजीदगी से चीज़ों को लेना चाहिए। हर वज़ीर जो है वो सियासत में लगा हुआ है। आज़म सवाती साहब जो है वो इलेक्शन कमीशन के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, रेलवे के बारे में कुछ भी नहीं करते। तो इस लिहाज से जो है वो ज़रूरत इस अमर की है कि जो चीज़ें आवाम की पहुंच से दूर हो गई हैं उनके लिए जो है फौरी तौर पर इक़दाम किए जाएँ। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आवाम का भी कोई किरदार हो सकता है महंगाई को कम करने के लिए? आवाम को महंगाई में अपना किरदार इस तरह अदा करना चाहिए कि देखिए, जब ये कोविड का मामला हुआ तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स की ये ओपिनियन थी कि ये मामला बहुत अरसे तक चलेगा। कई लोग ये कहते थे कि ये 5 से 10 साल चलेगा, और अभी हम देख रहे हैं कि ये कब से शुरू हुआ और अभी तक दुनिया इससे बुरी तरह मुतासिर है। बिल्कुल ऐसा। यानी हालिया दिनों में ये खबर भी आई कि जी दिसंबर तक यूरोप में 2.5 लाख अफराद जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। अब आप अंदाज़ा लगाइए, जिस चीज़ के बारे में हमें इस कदर पता हो तो उसमें लोगों को अपने तर्ज़ ज़िंदगी भी बदलना होगा और लोगों को अपनी बजटिंग भी करनी होगी। अच्छा। महीने के इब्तदाई दिनों में अगर लोग अपना बजट बना लें, देखिए हमारे यहाँ बड़े मतलब एक मशहूर सहाफ़ी हैं जावेद चौधरी साहब, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं।
तो उन्होंने तो ये भी कहा था, बिल्कुल इब्तदाई दिनों की बात है, मुझे अच्छी तरह याद है, उन्होंने कहा था मैं लोगों से कहता हूँ कि आप एक वक्त का खाना शुरू कर दें। इस कदर हालात मुतासिर होंगे और दुनिया इस वक्त मुतासिर है, महंगाई पूरी दुनिया में है सर, पूरी दुनिया मुतासिर है, हर जगह मुतासिर है। तो बात यह है, अभी मुझे कल किसी ने बताया कि ह्यूस्टन के अस्पतालों में जगह नहीं है जी, कोविड की वजह से। वो अलहदा बात है कि वहाँ इतना शोर शराबा नहीं होता, लेकिन ये मैं कल की आपको बात बता रहा हूँ कि इस कदर फैला हुआ है कोविड। तो सारी दुनिया इस महंगाई से मुतासिर है। तो हम जो अपना किरदार अदा कर सकते हैं अवाम, वो इस तरह के बजटिंग करें, हाथ रोकें, खर्चा कम करें। वो अलहदा बात है कि आप कहें जी महंगाई है, हमें तो वैसे ही नहीं कुछ मिल रहा, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना, हालात का ये तकाजा है कि इस वक्त लोग अच्छा बजट बनाएं और उस बजट में अपने आप को महदूद करें। सही सर, ज़रूरियात को पूरी करने के लिए मेरा ख्याल दो ही तरीके हैं, या तो आप अपनी जो आमदन है मतलब उसको बढ़ा लें, या अपने अखराजात को कम कर लें अपनी आमदन के मुताबिक, है ना। तो अखराजात को कम करने के लिए मतलब वो कौन सी मेजर चीज़ें होती हैं, क्योंकि इस वक्त हमें आपको मतलब जितने भी नाजरीन देख रहे हैं वो अपने अपने घरों में वो मतलब सारे निज़ाम चलाते हैं खुद जी। तो ऐसी वो कौन से टिप्स हैं जो आप चाहें कि आप इनके साथ दोस्तों के साथ शेयर करना चाहें और हमारे साथ शेयर करना चाहें? देखिए, एक बात तो मैंने बताई कि बजट ज़रूर करना चाहिए। अच्छा, बजटिंग ज़रूर होनी चाहिए, पहले से तय कर लें महीने के शुरू के दिनों में। दूसरी बात यह है कि ख़रीदारी की लिस्ट ज़रूर बनाएं, कोई चीज़ भी फालतू अपनी ज़रूरत से ज़्यादा ना लें। आजकल जो रुझान है, जो टेंडेंसी है, आपको पता है सुपर मार्केट्स बन गई हैं, स्टोर्स बन गए हैं, लोग ट्रॉली ली और उसमें डालने लगे। ठीक है, कभी ऐसा वक्त भी था, लोगों ने किया होगा, लेकिन आज इस बात की ज़रूरत है कि आप सिर्फ अशद ज़रूरी चीज़ें ही ख़रीदें। ठीक है, बिल्कुल सही है। क्योंकि ये कोविड का मामला ऐसा है, हमें नहीं मालूम कि अभी मज़ीद 2 साल, अभी ये 3 साल, अभी 4 साल, फिर हमारा मुल्क जो है, हम अच्छी उम्मीद तो कर रहे हैं, लेकिन उस सब में हमें अपना हिस्सा डालना होगा और सिर्फ शोर शराबे से कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसे मैंने पेट्रोल की मिसाल दे दी कि उसकी कीमत अगर कल खुदा न खास्ता $100 हो जाती है तो यहाँ तो बढ़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम अपनी सतह पर जो है ये ज़रूर करें कि इजाफी ख़र्चों से परहेज़ करें। इस वक्त घरों में रेनोवेशन या और दूसरी चीज़ों से परहेज़ करें। बच्चों के बाहर आना जाना, होटलिंग, आप देखें कराची में अल्लाह के फजल से आजकल होटलिंग की क्या पोजीशन है, तो उस पर भी लोगों को कुछ देखना चाहिए, नज़रसानी करनी चाहिए। आप कराची में जनाब, आप एक कोने से दूसरे कोने तक चले जाएं, आप सुपर हाईवे पे चले जाएं, आपको हजारों अफराद मिलते हैं बैठे हुए, एक एक होटल में हजार अफराद आपको मिलेंगे। बैठे नहीं, इंतजार करते हुए वेटिंग में होते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो एक पहलू ये भी है हमारे इकोनॉमी का। गाड़ियों का आप देख लीजिए, टोयोटा ने ऐलान किया कि उनकी हिस्ट्री में जुलाई में सबसे ज़्यादा सेल हुई है। तो इस एतबार से एक पहलू ये भी है। GM वाली गाड़ियों का भी आप सुन रहे हैं कि जी आ रही हैं, बुकिंग हो रही है, लोग लड़ रहे हैं गाड़ी दो हमें 50 लाख से ऊपर की गाड़ी। सर मैं माजरत चाहता हूँ, बल्कि असल में मैं माजरत चाहता हूँ अपने दूसरे मेहमान से जो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। वो यकीनन हमारी बातों से बोर हो रहे होंगे। मैं बिल्कुल भूल गया था कि कर्नल साहब हमारे साथ है। कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आप कर दें, असल में मुझे जहन में ही नहीं रहा कि आप भी हमारे साथ हैं। देखें जरा। नहीं, मैं आपकी बातें सुन रहा था और आपके गेस्ट बहुत अच्छी बातें कर रहे थे। सर जिंदाबाद। सर मुझे एक इस तवाजुन के बारे में क्या कहते हैं कि जो बिल्कुल नहीं बन पा रहा है। एक तरफ लोगों को देखा जाए कि वो रेस्टोरेंट्स वगैरह में और मॉल्स में देखें तो मतलब जगह नहीं है पाँव रखने की, और दूसरी तरफ जो गरीब तबका है उनके अखराजात ही पूरे नहीं हो रहे हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि महंगाई के मौजू को सामने रखते हुए? करें कोई शॉपिंग मॉल्स की बात कर, की बात वो कोई 5% का तबका है जिसको आप फील करते हैं कि नहीं ओके इकोनॉमिकली के लिए थोड़ा सा ये बेहतर है, तो जाते हैं या देखा जाता के लिए। हमारी प्रॉब्लम वो 95% लोग हैं
कि जिनकी जो तनख्वाह की बात कर लें, कमाई की बात कर लें, इट इज नॉट मोर देन 30,000 अ मंथ। दे आर द वन एक्चुअली वो सही मानों में इस सारी मुश्किल सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। अगर तो मैं ये कहूँ कि हुकूमत को भी चौथा साल ये से शुरू हो गया है, 4 साल 1 महीने हो गए हैं, तो आप ये कहें कि नहीं, इन्होंने मैक्रो लेवल के ऊपर अभी क्या है कि ये बड़े बड़ी बातों को उन्होंने बड़ा तरीके से मैनेज किया। फॉरेस्ट रिजर्व की बात करते हैं, ट्रेड डेफिसिट के गैप को उन्होंने कम किया और बहुत किए, लेकिन पूरे पाकिस्तान के अंदर ये जो एक आम आदमी ने पूरे तरीके से राइट के अंदर पिक रहा है, they have not been able to pay any attention to that। मैं बिल्कुल मैं साइड करता हूँ, पेट्रोल की कीमतों के ऊपर, गैस की कीमतों के ऊपर में भी आपका कोई कंट्रोल ना हो, लेकिन आटा हो गया, घी हो गया, दालें हो गई, चीनी हो गई, ये सारी की सारी वो चीजें हैं जो कि आपके मुल्क के अंदर पैदा होती हैं। बिल्कुल सही है। आप कम से कम आप कोई ऐसा मैकेनिज्म तो क्रिएट करें कि जहाँ पे लोगों को ये कम से कम चीजें जो है वो सस्ती मुहैया हो सकें। जी जी। दूसरा मैं आपसे ये कहूंगा कि भाई अभी सब्सिडी ऑलमोस्ट मुख्तलिफ चीजों के ऊपर ना होने के बराबर है। अभी ये आटा, घी, चीनी, दालों की जैसे मैंने आपसे बात की है, कम से कम इसको हुकूमत भी देखें। अगर समझते हैं फाइनेंशियली लोग बेहतर हैं, इमरान खान साहब कहते हैं कि ये अगले 4 महीनों के अंदर बड़ी अच्छी खबरें मिलेंगी, तो भाई अच्छी खबरें तो हमें तब मिलेंगी कि जब आप कहें कि नहीं, हमने 500-600 अरब रुपया जो है सिर्फ आवाम को सब्सिडी देने के लिए मख्तस कर दिया है, और आटा जो इस वक्त आप समझते हैं कि 60 रुपए किलो से ज्यादा बिक रहा है, वो उसको हम यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर, TSD के ऊपर, सिलेक्टेड स्टोर्स के ऊपर हम इसको 30 रुपए से ज्यादा नहीं जाने देंगे। घी की कीमतें हैं, तेल की कीमतें हैं, ये तेल जो खाने वाला है, जी 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 जी, इसी तरीके से ये इसको कर सके। और मैं ये आपको बताऊं, इनको ये करना पड़ेगा, 2 साल का टाइम रह गया ये इलेक्शन होने के अंदर, तो ये इसमें कोई शक नहीं कि नहीं, अच्छा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये गवर्नमेंट बड़ी मसरूफ है कि भाई वो तो अगर उसकी तवज्जो उस पर है तो किस मौजूद है, फॉरेन ऑफिस से पूरा पैरा फैलेरिया होता है जो वो काम कर रहा होता है। बिल्कुल ऐसा है जी। तो ये हुकूमती है, और फिर जो जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है उससे भी बढ़ के जो सबसे भयानक किरदार है वो आपकी इस्टेब्लिशमेंट, और स्पेशली मैं इस्टेब्लिशमेंट कौन सी, ये जो ब्यूरोक्रेसी की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो डीटीज हैं, ये जो एसीज हैं, ये इनका इंतहाई मैं समझता हूँ कि नेगेटिव किरदार है। ये इनके दफ्तरों के अंदर काम आदमी की रसाई की है, ये कुर्सी घुमाते हैं, दे डोंट बॉदर व्हाट इज हैपनिंग इन देयर प्लेस। या फिर डिस्ट्रिक्ट की बात आती है, जब मराज की बात आती है तो दे आर एक्चुअली हाकिम ऑफ द जिला, और जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात आती है, रिलीफ की बात आती है, दे डोंट टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल सर, सही आपने बिल्कुल सही जानिब इशारा किया है। थैंक यू सो मच कर्नल साहब, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद। कुरैशी साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ गया है। इंशाल्लाह हम आइंदा भी इस मौजू के ऊपर जो है वो अपने प्रोग्राम में बात ज़रूर करेंगे। फ़हीम अब्बास को और न्यूज़ कैफ़े टीम को देंगे इजाज़त। आपसे इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपका बहुत